हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी क्लास 12th CS1 का चैप्टर 2 डेटा स्ट्रक्चर, वो भी इन वन शॉट। मीन्स अगेन आपको डिफरेंट वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीएस के लिए। ओके, तो जस्ट जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हम डीएस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि इसमें हमारा कितने मार्क्स कवर होगा। HTML का वन शॉट मैं अपलोड कर चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपके 9 मार्क्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पर 1 मार्क का आपका MCQ आता है एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 12 मार्क्स का। एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। ओके, तो टोटल हमारे यहाँ पर सॉरी जल्दी से लेके आते हैं 17 मार्क्स। तो यहाँ पर हमारे 17 मार्क्स कवर हो जाएंगे और HTML में हमारे 9+ मार्क्स मीन्स 9 तो पक्का ही है, और एक एक्स्ट्रा आ गया तो और अच्छा हो जाएगा। तो इतने मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, एंड अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। जो भी आपने C++ में एरे किया है या कभी भी अपनी लाइफ में एरे का वर्ड यूज़ किया है कि व्हाट इज़ एरे, और एरे के बारे में जो भी आपने पढ़ा है प्रैक्टिकल्स के लिए वही है बस। डेटा स्ट्रक्चर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप यहाँ पर एरे से रिलेटेड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ही पढ़ने वाले हो। तो पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द कंप्यूटर सो डैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। डेटा मे बी organized in many different ways. Data structure is the way in which different data elements are logically related. It means data structure में आप जो देख रहे हो वो एक डेटा का अरेंजमेंट है कि अगर आपने 10, 20, 30, 40 एंटर किया तो वो किस टाइप से आपका कंप्यूटर के अंदर अरेंज्ड होगा, जिससे कि हम उसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर वे ऑफ अरेंजिंग डेटा या ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर। एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल से थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। वी कैन स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम्स। देखो आगे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैविंग सेम डेटा टाइप, बस इसमें एक पॉइंट है, सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अगर वो ट्रू और फॉल्स में या MCQ में पूछ लेते हैं इज इट डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन, नो, तो इट इज़ अ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है यूजिंग एरे। देखो आ गया एरे वर्ड, है ना। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 पर आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें जो भी डेटा होगा एक रो वाइज अरेंज्ड होगा, अलग अलग अरेंज्ड नहीं होगा, सिक्वेंसली अरेंज्ड होगा। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका जो डेटा है वो सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होगा, मीन्स एक रो के अंदर अरेंज नहीं होगा कि आपका एक डेटा है उससे फिर 2 डेटा, मतलब इज जस्ट लाइक अ ट्री और ग्राफ। तो अभी आप एग्जांपल देखोगे, दोनों ही हमारे सिलेबस में है, दोनों में आप कंपैरिजन भी देखोगे, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं एज अ थियोरेटिकल। डेटा एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। या तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लाइक एरे या फिर लिंक रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स में आपका एरे और लिंक लिस्ट आता है, ये दोनों को आपको याद रखना है और दोनों ही हमारे आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एरे हम पढ़ेंगे, इधर C++ में हमने एरे किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। C++ में हमने सीधा प्रोग्राम में उसे इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर एरे का हम वही सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं बट यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। मतलब यहाँ प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो C++ में है। तो इतना याद रखिए कि जो हम एरे में पढ़ने वाले हैं ये 2 in 1 है। अगर यहाँ समझ में आ गया तो C++ में हेल्प हो जाएगी, और C++ में आप समझ चुके हो तो यहाँ पर अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो इसे C++ से डिफरेंट मत समझिए। ओके, ये समझिए कि जो आप डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर 2 कर रहे हो और जो आप चैप्टर 3 कर रहे हो वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, तो इसे अगर आप स्किप करने की सोच रहे हो तो आपका चैप्टर 3 भी थोड़ा सा स्किप हो जाएगा, इसलिए दोनों को करना ज़रूरी है, स्किप नहीं करना है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, लीनियर ऑर्डर
कैन नॉट बी मेंटेन्ड। यहाँ पर लीनियर ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा बिटवीन द डेटा एलिमेंट। जनरली डेटा एलिमेंट्स हैव द हिरार्कल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है वो हिरार्कल होती है। लाइक आपका ए है, ओके, ए के बाद अगर आपका बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो ये तो हो गया लीनियर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर एक ट्री बन रहा है, सपोज ए है और उससे हमारे दो डेटा निकल कर रहा है, बी एंड सी, और फिर बी से आपका डी और ई, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये एग्जांपल जो होगा इसे हम ट्री बोलते हैं। तो ट्री एंड बाइनरी ट्री इज़ अ एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा टाइप। वैसे इसमें एक ग्राफ होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो बट वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब मैंने क्या किए, कुछ टर्म्स ले लिए हैं क्योंकि कभी कभी वो सेपरेटली टर्म्स के बारे में पूछते हैं। कुछ टर्म्स हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेकिन अगर व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आता है तो ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली हो गया। उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे सकते हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन वाइज भी हमारा क्लियर हो रहा है, टॉपिक वाइज भी क्लियर हो रहा है। अब मैंने क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं क्योंकि बाद में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इधर आप टॉपिक वाइज कर लिया तो डबल डबल हो जाएगा। तो डबल डबल ना हो इसलिए मैंने थोड़े से उसमें क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में मैंने अगर इतने टर्म्स ऐड किए हैं तो ऑल टर्म्स पूछे जाते हैं, उनमें से 2 टर्म्स या 3 टर्म्स पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अब एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में ही 9 टर्म्स ऐड कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आपके पूरे 9 टर्म्स आ जाएंगे, बस एक ही क्वेश्चन वाइज मुझे अरेंज करना है। तो इसमें से कोई भी 3 टर्म्स वो पूछ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग का डेटा आइटम, ग्रुप आइटम्स पूछ लिया, या फाइल प्राइमरी की रिकॉर्ड के बारे में पूछ लिया, तो कोई भी 3 या 4 या 2 वो पूछ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे व्हाट इज़ डेटा, है ना। डेटा स्ट्रक्चर पहले हमने सीखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन डेटा के बारे में ही नहीं पता तो सब वेस्ट है। तो डेटा आर सिंपली वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज़, या तो नॉर्मल वैल्यूज़ बोल सकते हैं या फिर सेट ऑफ वैल्यूज़ बोल सकते हैं। लाइक नेम इज इक्वल टू ABC, तो ये जो ABC है वो क्या हो गया, डेटा। और डेट, अगर हमने ये डेट डाला तो ये भी आपका डेटा हो गया। अब डेट में क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, 10 भी है, 1 भी है, 24 भी है, राइट। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ हो गए। तो कोई भी वैल्यू आप कंप्यूटर के अंदर डालते हो वो डेटा है, बस ये याद रखिए। नाउ व्हाट अबाउट डेटा आइटम्स, तो इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़ का क्या मीनिंग है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप आइटम्स एंड एलिमेंट्री आइटम। इससे आपको डेटा आइटम समझ में आ जाएगा। डेटा आइटम्स दोज कैन डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स। तो ऐसे डेटा आइटम्स जो कि आप सब आइटम्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपको बोला गया आप अपना फुल नेम लिखिए, तो उसमें 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। एड्रेस को भी हमने 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्लेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है। तो कुछ अगर इस टाइप के आइटम्स हैं तो उसको हम ग्रुप आइटम बोल सकते हैं। और एलिमेंट्री आइटम में डिवाइड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे डेटा आइटम्स दोज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स। तो ऐसे आइटम्स जो कि सब आइटम्स में डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री आइटम हो जाएगा। लाइक आपने एज एंटर किया 17, अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 और 7 नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, पिन कोड को नहीं कर सकते। ये पूरा बनेगा, मिक्स होकर जाएगा तो ही उसका एक फॉर्म बनकर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपने ये समझा ग्रुप आइटम्स एंड एलिमेंट्री आइटम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं एन एंटिटी, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कोई भी 2 या 3 टर्म्स, और 3 मार्क्स में। तो एन एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज विच असाइन अ वैल्यू। अगेन यहाँ पर वैल्यू से ही उसका मीनिंग है। देखो टर्म्स ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है, बस आपको फिगर आउट करना आना चाहिए। ओके, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एंटिटी याद करना है, फील्ड याद करना है, रिकॉर्ड याद करना है। ऑलमोस्ट सब लिंक है एक दूसरे से, तो थोड़ा सा एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे नेम इज इक्वल टू ABC हमने लिखा, एज इज इक्वल टू 15, तो हेयर ABC एंड 15 आर एंटिटीज, मतलब जस्ट लाइक अ वैल्यूज़। फील्ड के लिए अब अगर हम बात करें तो फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ एंटिटी। तो यहाँ पर जैसे नेम, जेंडर, पिन कोड, सिटी, ये क्या हो गया, ये फील्ड हो गए, इनके अंदर वैल्यू जाएगा। जैसे सिटी के अंदर हमने पुणे एंटर कर दिया, तो पुणे तो हो गया हमारा एंटिटी और सिटी हो गया फील्ड, कि किस फील्ड में
हमने डेटा एंटर किया, मतलब जैसे पुणे एंटर करना है तो किस फील्ड में एंटर करना है, सिटी में एंटर करना है। नेम एंटर करना, सपोज आपका नाम है, सपोज आयुष नाम है, आयुष को एंटर करना है, कहाँ एंटर करना है, नेम के अंदर एंटर करना है, तो नेम के अंदर एंटर करना है तो वो आपका एक फील्ड हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, मेन चीज़ है उसे थोड़ा सा समझने का आइडिया लो, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, बट एक बार समझ में आ गया तो अच्छे से उसे आप मैनिपुलेट कर पाओगे। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज ऑफ अ गिवन एंटिटी। तो जो गिवन एंटिटी होती है उसका कलेक्शन होता है। अगर सपोज आपने मतलब सिटी कलेक्ट कर लिया, पिन कोड कलेक्ट कर लिया, जेंडर कलेक्ट कर लिया, नेम कलेक्ट कर लिया, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया, मतलब एक रो बन गया। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर सपोज़ हमने ABC एंटर किया, उसका एज एंटर कर दिया, उसका मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, है ना, तो ये पूरा मिलकर क्या बना, एक रिकॉर्ड बन गया, राइट। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जब ऐसे मल्टीपल आप वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हो, रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करते हो, तो वो क्या बन जाता है, एक फाइल बन जाता है, राइट। आई थिंक मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा प्रॉपरली डीपली। देखो ये फाइल होता है, ये एग्जांपल होता है, अभी बस थोड़ा सा आइडिया लेना है, बिकॉज एग्ज़ाम है, जितना जल्दी उसका आइडिया हो जाएगा और वो लाइन याद हो जाएगी वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, अगर डीपली समझना है तो मुझे मतलब सेपरेट वीडियोस देखने पड़ेंगे। ओके, ये वन शॉट है तो थोड़ा सा बस आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी की, देयर इज़ अ सर्टेन फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यूज़, सच फील्ड इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। कहीं पर भी प्राइमरी की आ जाए ना तो उसे वो प्राइमरी टाइप मत समझो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, यहाँ प्राइमरी की का टोटली डिफरेंट है मीनिंग ये है कि आपके पास कुछ फील्ड्स हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ओके, मार्क्स हो गए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ऐसे कुछ फील्ड्स हैं। अब इनमें से आप मुझे एक सेलेक्ट करके बताओ ऐसा कौन सा फील्ड है। सपोज मुझे 10 वैल्यूज़ कलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना है, तो 10 स्टूडेंट्स का नाम एंटर करना है, मार्क्स एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, रोल नंबर एंटर करना है। तो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें यूनिक वैल्यूज आएंगे, मतलब वो पूरा ऑल 10 स्टूडेंट्स का जो वैल्यूज होगा वो यूनिक होगा, तो वो रोल नंबर में होगा। रोल नंबर मैच नहीं होंगे, नेम मैच हो जाएगा। सपोज आर्यन का एडमिशन हुआ, एक और स्टूडेंट्स आया उसका भी नाम आर्यन है, सपोज शुभम का आया या आरती का आया, तो आरती का एडमिशन हो गया, फिर दोबारा से एक और आरती आ गए, उनका भी एडमिशन हो गया, तो दोनों का रोल नंबर अलग होगा लेकिन नाम सेम होगा, राइट। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर प्राइमरी की के बारे में। तो हमें एक ऐसा फील्ड रखना पड़ता है जो यूनिक हो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। जस्ट लाइक बैंक में हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर अकाउंट नंबर कॉमन रहता, सॉरी यूनिक रहता है, नाम सेम हो सकते हैं। अब जैसे मैंने अपना अकाउंट नंबर, मेरा कोई अकाउंट नंबर है जिसका नाम योगेश है, देन अगर एक और स्टूडेंट्स है उसका भी नाम योगेश है, बट उनका अकाउंट नंबर अलग होगा, राइट। तो वो प्राइमरी की के फील्ड में आता है। चिड़िया को उड़ा दिया हमने। अब आ जाता है एरे। अब थोड़ा फीलिंग आएगी आपको C++ की। लीनियर एरे। लीनियर एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज। कंटिन्यूस मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एरे। तो इसमें जो मेमोरी है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होता है। जैसे सपोज कंटिन्यूस फ्लैट नंबर लेते हैं 201, फिर उसके बाद क्या आएगा 202, 203, 204, ऐसे कंटिन्यूसली एलोकेट होता है। ऐसा नहीं उसको 10 एलोकेट कर दिया साइज़, उसको 5 कर दिया, उसको 20 कर दिया, तो इनके बीच में कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस का मतलब 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे एक सीक्वेंस में जाना चाहिए। बट थियोरेटिकली याद रखना है, उसका प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एरे एलिमेंट एक्सेस थ्रू द इंडेक्स नंबर, जिसे हम सबस्क्रिप्ट नंबर भी बोलते हैं। एरे एलिमेंट को हम इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर के बेसिस पर फॉलो करते हैं। अभी एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा आपको अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। नंबर n ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड लेंथ और साइज ऑफ एरे। लाइक यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कितना वैल्यूज़ एंटर किया, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमारा n हो गया 5। ओके, और ये जो डेटा है वो किसके अंदर जा रहा है, AR के अंदर जा रहा है। तो जो AR है डेट इज़ आवर एरे, ठीक है। अब मुझे 30 को एक्सेस करना है,
तो AR(2) में लिखूंगा, तो ये जो 2 है डेट इज इंडेक्स नंबर, जो कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इन केस ऑफ C++, अगर हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में देखें तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में जब हम एल्गोरिथम वगैरह करते हैं तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 से भी स्टार्ट किया तो भी चलता है, लेकिन नॉर्मली हम 1 से स्टार्ट करते हैं। मतलब अपनी पोजीशन, एल्गोरिथम क्या है, हमारे टर्म्स में हम जैसा चाहते हैं वैसा हम लिख सकते हैं, तो हमें 0 क्यों लेना है फालतू में। ओके, बट वो 0 मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम 0 यूज़ करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ओके, तो ये हो गया। देन आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। एंड एक्सप्लेन एनी 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। इन शॉर्ट, अब सिंपली पॉइंट ये है कि हमारे पास अब ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है। अब इन सेट ऑफ वैल्यूज़ पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब चीज़ आपको बस डेटा स्ट्रक्चर के 6 ऑपरेशंस में ऐड कर दिया है। पहला जो ऑपरेशन होगा, या यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, देयर आर टोटल 6 डेटा ऑपरेशंस। ट्रावर्सिंग, सबसे पहला आता है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग नाम थोड़ा सा अलग सा है, बट अगर ट्रावर्सिंग की जगह मैं बोलता हूँ डिस्प्लेइंग, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कंप्यूटर साइंस में ट्रावर्सिंग मतलब डिस्प्ले को ही ट्रावर्सिंग बोलते हैं। तो अगर आपको डिस्प्ले करना है, इन शॉर्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ एरे वंस सो डैट इट कैन बी प्रोसेस्ड। इट मीन्स हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। इंसर्टिंग, अब जैसे मैंने पूरा इतना एलिमेंट एंटर कर लिए, अब मुझे एक और एलिमेंट एंटर करना है, तो वो एडिंग न्यू एलिमेंट इनटू स्ट्रक्चर। रिमूविंग एलिमेंट, अब डेटा ऐड करते जा रहे हैं तो कभी कभी तो ये फीलिंग होता है कि अब मुझे रिमूव भी करना है, हटाना है, तो उसके लिए डिलीटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। सर्चिंग, अब हमने पूरा डेटा डाल दिया, अब उसमें चेक करना है कि ये डेटा ऑलरेडी है या नहीं है, सर्च करना है। अब हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की फ़ाइल है, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सी, सपोज मैथ्स की फ़ाइल है या नहीं, या फिजिक्स की फ़ाइल है या नहीं, बहुत सारा डेटा है। अब उसमें क्रॉस चेक करना है कि ये उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो फाइंडिंग लोकेशन ऑफ एलिमेंट एंड अरेंजिंग एलिमेंट इन सम लॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। फिर हमें क्या है, जैसे हमारे पास पूरा डेटा का कलेक्शन हो गया, अब हमें उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो सॉर्टिंग में आ जाता है। फिर है मर्जिंग, अब हमने अलग अलग डेटा को कलेक्ट कर लिया, एक इधर सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गए, इधर सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गए, अब दोनों को हमें मर्ज करना है, मिक्स करना है, तो वो मर्जिंग में आ जाएगा, कंबाइनिंग 2 फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल। आई थिंक ये 6 ऑपरेशन समझ में आए होंगे। व्हाट इज़ एल्गोरिथम, अब आ जाता है एल्गोरिथम को समझना, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ऑपरेशन दिए जाएंगे। C++ में आपको बोला जाएगा प्रोग्राम लिखना है, और यहाँ पर बोला जाएगा, एक टास्क दे दिया जाएगा कि जस्ट राइट द एल्गोरिथम, और उससे भी पहले एल्गोरिथम से रिलेटेड आपका डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होता है एल्गोरिथम में, एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, जैसे हमें एक टी मेकिंग एल्गोरिथम लिखना है, तो टी मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो स्टेप्स हैं, पहले हमें गैस को बर्न करना है, उस पर फिर हमें जो भी है वो पॉट रखना है, फिर उसमें वाटर डालना है, उसके बाद चाय की पत्ती डालनी है, देन उसके बाद शुगर ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, मिल्क ऐड करना तो भूल ही गए। ओके, एंड देन फिर उसके 5 मिनट तक उसे बॉयल करना है, देन उसके बाद टी इज़ रेडी। तो ये क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप। और इसके वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि आपने उसमें पॉट रखा ही नहीं है और आप टी जो पत्ती है वो आप एंटर कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि पहले ये इंस्ट्रक्शन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तभी आपका टी रेडी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, राइट। तो सिक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम दैट रिटन इन अ ह्यूमन लैंग्वेज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो नॉर्मली देखो C++ हमने प्रोग्राम लिखा, राइट, वो तो हमने कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि सी आउट, सी इन, इंट, और उसमें जो कैलकुलेशन है, इफ कंडीशन, लूपिंग वगैरह, वो सब हमने लिखा। लेकिन उसी को अगर ह्यूमन लैंग्वेज में लिखें तो उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम।
अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। लिस्ट ऑफ स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर। जो भी आपके स्टेप्स होते हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते जाते हैं। डेटा वैल्यूज़ में असाइन टू वेरिएबल बाय यूजिंग रीड स्टेटमेंट। तो रीड स्टेटमेंट के थ्रू आपका वैल्यू असाइन होना चाहिए, मतलब ये एल्गोरिथम लिखने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो नॉर्मली क्या है कि जो भी आप कर रहे हो तो उसमें हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब इनपुट करना है। इन शॉर्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। तो हमें रीड इंस्ट्रक्शन के थ्रू या एक्सेप्ट के थ्रू हमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें प्रॉपरली वैल्यू को असाइन करना है। डिस्प्ले स्टेटमेंट टू डिस्प्ले रिजल्ट और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो जो डिस्प्ले स्टेटमेंट है कि एट द एंड हमें क्या करना होता है, जो रिजल्ट आया है उसे डिस्प्ले करना है। ओके, राइट अ एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ 2 नंबर। इससे आपको थोड़ा एल्गोरिथम के बारे में पता चल जाएगा। स्टेप 1 में हम करते हैं स्टार्ट, स्टेप 2 में करते हैं रीड ए एंड बी। तो ये जो स्टेप 2 है उसके लिए बात हो रही थी कि जो डेटा वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली हमें असाइन करना है। कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद डिस्प्ले द सम, और फिर जो इधर हो रहा है वो डिस्प्ले करना नहीं भूलना है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट लाइक अ एल्गोरिथम। इसी को अगर आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करोगे तो कितनी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। हेड ऑफ फाइल है, वॉइड मैन है, फिर इंट ए कॉमा बी, उसके बाद सी आउट, एंटर टू नंबर, सी इन ए बी, और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर सी आउट सम। ये मतलब पूरा प्रोग्राम मैंने बता दिया। तो वो प्रोग्राम है, ये आपके क्या हैं, एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम इज़ ईजी कंपेयर टू प्रोग्राम। तो पहले हमें एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है, फिर प्रोग्राम करना होता है। हमने यहाँ उल्टा किया है, पहले प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की है और फिर एल्गोरिथम लिख रहे हैं। तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। अगर आपको प्रोग्राम आता है, एल्गोरिथम लिख रहे हैं, बहुत ईजी हो जाता है। एक्सप्लेन विद फ्लो चार्ट द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो वर्ड है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा चेक करते हैं हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। कभी कभी क्या है, रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाते हैं। हाँ, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल लॉजिक। अब यहाँ पर एक तो आ जाएगा आपका सिक्वेंशियल फ्लो या फिर लीनियर लॉजिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना, उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई लूपिंग नहीं। कंडीशनल फ्लो और सिलेक्शन लॉजिक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट होंगे। ओके, अब जैसे हमने फेल और पास का प्रोग्राम बनाया तो या तो फेल वाला एग्जीक्यूट होगा या पास वाला एग्जीक्यूट होगा, तो वो कंडीशनल फ्लो हो गया। रिपीटेशन करना, 1 to 100 प्रिंट करना है तो 1 2 3 4 अप टू 100, तो उसे रिपीटेशन में हमें लेकर आना पड़ेगा। तो इस टाइप से 3 हमारे पास सीक्वेंस होते हैं। सिक्वेंशियल लॉजिक इज़ वेरी इजी, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता। सिक्वेंशियल फ्लो लेकिन रिटन में कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर, ईच मॉड्यूल इज सेट ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट की लिए बात करें तो मॉड्यूल ए आएगा, मॉड्यूल बी आएगा, मॉड्यूल सी आएगा, ऐसे ऐसे मॉड्यूल जितना भी आपको लिखने हैं उतने आएंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें किस टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एरिया ऑफ अ सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो इस टाइप के, अब देखो ना तो इसमें कंडीशन लगाना है ना ही इसमें रिपीटेशन करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। तो सिक्वेंशियल फ्लो हो गया यहाँ पर। इसके बाद आएगा कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल फ्लो, वन और अदर मॉड्यूल इज सेलेक्टेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। देयर आर 3 कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो भी आपका मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट होंगे वो डिपेंड ऑन द कंडीशंस होंगे, और यहाँ पर भी इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सिंगल अल्टरनेटिव, वन वे इफ, इसमें वन वे इफ होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डबल अल्टरनेटिव में होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो काम होगा, फॉल्स हुआ तो भी काम होगा, बट अलग अलग होगा। कंडीशन ट्रू हुआ तो पास हो गया, कंडीशन फॉल्स हुआ तो फेल हो गया। जैसे परसेंटेज 60 से अबव आ गए पास हो गया, बिलो आ गए फेल हो गया, लाइक दिस। मल्टीपल अल्टरनेटिव में आपके मल्टीपल कंडीशंस होंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। लाइक अगर 90 अबव आ जाता है तो ए ग्रेड मिल गया, 80 अबव आता है तो बी ग्रेड बन गया, 50 अबव आता है तो सी ग्रेड मिल गया, और बिलो 50 चला जाता है तो फेल हो गया। तो ऐसे मल्टीपल हो गए ना, इसमें केवल ए और बी नहीं आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है और फेल हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो वो हमारा मल्टीपल्स में आ जाएगा। सिंगल ऑल्टरनेटिव, वन वे इफ में हमारा फॉर्म क्या है, आपका कंडीशन होगा, इफ़ कंडीशन देन एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, बस दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो इफ़ कंडीशन, जब भी आपका कंडीशनल होगा तो ऐसा डायमंड शेप बनाना है,
और इसमें अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधा वो कहाँ जाएगा, स्टॉप में चला जाएगा, है ना। और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा, बस इतना याद रखना है इसमें। तो थोड़ा सा थ्योरी में भी लिखा है यहाँ पर, हेयर इफ़ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड ट्रू देन मॉड्यूल ए विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ द एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूट। नेक्स्ट मॉड्यूल मतलब डेट इज़ नॉट रिलेटेड टू कंडीशन, प्रोग्राम में और भी चीज़ें होंगी, वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा, उससे रिलेटेड नहीं होगा। ऑल्टरनेट में क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो इस मॉड्यूल से ही रिलेटेड है। कंडीशन ट्रू हुई तो ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। तो ये मॉड्यूल मिसिंग था वन वे में, राइट। तो कंडीशन ट्रू हुई तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन फॉल्स हुई तो मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट हो गया। और एट द एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर स्टॉप भी लिख सकते हो और यहाँ पर स्टार्ट लिख सकते हो। जैसे फ्लो चार्ट अगर बनाने आता है तो स्टार्ट लिखना है और नीचे स्टॉप लिखना है। Here if condition is satisfied then module A will be executed, otherwise module B is executed। completely समझ में आ रहा होगा। एंड मल्टीपल ऑल्टरनेटिव में आपका जैसे मैंने बताया था थोड़ा एग्जांपल के साथ कि जो अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 90 हो गया तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट हो गया, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो गया तो मॉड्यूल बी ये A2 एग्जीक्यूट हो गया। और भी कंडीशन लगा दो, 50 अबव हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब और भी कंडीशन है यहाँ पर, ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो मॉड्यूल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सपोज 50 अबव नहीं है, 80 अबव नहीं है, 90 अबव नहीं है, 40 है सपोज, तो ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, देन उस केस में क्या होगा, मॉड्यूल भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर इसे देख लीजिए। लॉजिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर अलाउ ओनली वन मॉड्यूल टू बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो यहाँ मॉड्यूल तो बहुत हमने लिखे हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन। मॉड्यूल फॉलोइंग द कंडीशन इज सेटिस्फाइड द कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अगर सेटिस्फाई होगा तो उसके अंदर का जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई no condition is satisfied then the module which follows the last else statement will be executed। तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनमें जितनी भी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होगी वो एग्जीक्यूट होगा, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सीधा लास्ट वाला एल्स पार्ट चलेगा। हियर आ जाते हैं हमारे इटरेशन लॉजिक। फाइनली इटरेशन लॉजिक काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा टफ भी है। और जैसे फॉर एग्जांपल C++ में आपने लूप किए हैं तो वही है वाइल लूप एंड फॉर लूप से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। अगर आपको C++ में लूप अच्छे से आता है तो ये अच्छे से आ जाएगा, और अगर ये अच्छे से आ जाता है तो C++ का लूप अच्छे से आ जाएगा। तो एक दूसरे के साथ में ही हैं ये सब चीज़ें। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर हम इसे बात करें, मॉड्यूल इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली until condition satisfies। ओके, तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये रिपीट करता रहता है। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई दैन ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इनिशियलाइज काउंटर करना है। तो ये स्टेप्स हैं वाइल लूप से रिलेटेड। एंड रिपीट मॉड्यूल ए वाइल कंडीशन। तो ये मॉड्यूल ए रिपीट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पर मॉड्यूल ए आ गया, एंड फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लगाना आगे बढ़ने के लिए, एंड फिर उसके बाद एंड ऑफ वाइल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। जैसे C++ में आपने किया जैसे i इज इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया इनिशियलाइज काउंटर, है ना। फिर आपने लगाया वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया कंडीशन। और फिर आपने यहाँ पर लिखा cout i, ये हो गया मॉड्यूल 1। और फिर आपने लिखा i++, तो ये हो गया काउंटर। तो ये सब लिंक हो गया ना एक दूसरे से और फिर वाइल को बंद कर दिया। तो ये है। तो अगर आपको कोडिंग अच्छे से आता है तो उसे आप इससे रिलेट करो, और अगर ये अच्छे से आता है तो कोडिंग को रिलेट करो, दोनों साथ में कवर हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनिशियलाइज काउंटर लेंगे,
लाइक i इजक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे लाइक i लेस देन इजक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन इधर आ जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मॉड्यूल ए चलेगा और दोबारा से फिर इंक्रीमेंट चलेगा और फिर दोबारा से ये मतलब मॉड्यूल ए चलने के बाद अगेन ये यहाँ पर आएगा और फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर ऐसे ही रिपीटेशन चलता ही रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई नो में जाएगा और सीधा स्टॉप पर पॉइंट आउट हो जाएगा। राइट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फ्लो चार्ट हमारा सेम रहेगा, बस ये जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। रिपीट फॉर के इज इक्वल टू आर टू एस बाय टी, तो यहाँ पर कितने से हमें इंक्रीमेंट करना है वो है, कहाँ तक चलना है एंड ये है, स्टार्ट कहाँ से करना है ये है, ये स्टार्ट है स्टार्ट और ये एंड है, और ये कितने से आपको आगे बढ़ना है, मतलब एक तरह से इंक्रीमेंट बोल सकते हैं। तो k इज़ अ इंडेक्स वेरिएबल, ओके, कि वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इनिशलाइज द वैल्यू ऑफ k इज़ r, k को हमने r से इनिशलाइज कर दिया। r में सपोज 10 है, 20 है, 40 है, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनल वैल्यू इज़ s के अंदर जो फाइनल जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन है वो चलेगा। एंड t इज़ अ इंक्रीमेंट, तो t जो है इंक्रीमेंट, जैसे मैंने अभी बताया। तो अगर मैं फॉर लूप से इसे समझने की कोशिश करता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, मैं ये C++ का क्यों बता रहा हूँ कि डबल आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब C++ भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसे k ले लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये k हो गया, रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर k इक्वल टू 1, तो जो 1 है वो r हो गया, राइट, और जो 10 है वो s हो गया। ओके, k प्लस प्लस मतलब ये स्टेप हो गया t, बस ये चीज़ है यहाँ पर। और फिर k को हम प्रिंट कर देंगे या k के बेसिस पर और कुछ हमें करना होगा वो हम कर सकते हैं। फिर एल्गोरिथम को थोड़ा सा लूपिंग वाइज अगर हमें समझना है, थोड़ा सा ना, जैसे अभी जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो अगर ये एज इट इज़ नहीं भी आता है तो इट्स ओके। अगर ये माइंड में फीड है तो इस पर डिपेंडेंट आप दूसरी एल्गोरिथम लिख सकते हो, अगर जिसमें लूप यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पहले तो हमें देखना है कि कौन सा एल्गोरिथम लिखना है। कंप्यूटर साइंस को हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है, 5 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है, 20 टाइम्स हो सकता है। यहाँ पर हमने स्टेप 1 लिखा स्टार्ट, इनिशलाइज द काउंटर k इक्वल टू 1, ओके, रिपीट स्टेप 4 एंड 5th वाइल k लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर स्टेप 4 एंड 5th को हमें रिपीट करना है अगेन एंड अगेन, कब तक, जब तक k लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। एक तरह से जब मैं फॉर लूप को समझाता हूँ तो वो समझाने वाला पॉइंट ही लिखना है, इन शॉर्ट ये है डिस्प्ले कंप्यूटर साइंस एंड इंक्रीमेंट k इक्वल टू k प्लस 1, और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मैं इसे परफॉर्म करूँ यहाँ पर, k में 1 है, रिपीट स्टेप 4 एंड 5th, हम 4 एंड 5th को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस, क्योंकि k में तो 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट हुआ, k में वैल्यू क्या हो गई, k में 1 था, अब k में 2 हो गया, क्योंकि प्लस 1 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अगेन रिपीट होगा, अब यहाँ 2 आएगा, कंडीशन ट्रू, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 आएगा, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 आएगा, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 आएगा, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा 6, देखो 5 पर कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ तो यहाँ पर 6 आ गया। अब 6 आ गया, लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो इतना 5 आपके कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गए। ये चल रहा है यहाँ पर, इट्स जस्ट लाइक अ फॉर लूप। तो आपने अब देखो अभी इस जगह पर हो तो फॉर लूप तो आपको आता ही होगा, तो जस्ट कनेक्ट फॉर लूप विद दिस एल्गोरिथम, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको आइडियाज़ दूंगा कि कैसे आपको समझना है। इसे समझाने का मेरा टास्क नहीं है, मेरा है आइडिया देना कि आप को जो आता है उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे दूसरे में, और इसे आप कनेक्ट करोगे वहाँ पर, तो एट द एंड वो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। रिपीट स्टेप, अब देखो दूसरा है यहाँ पर, ये तो हो गया वाइल लूप के थ्रू, यूजिंग वाइल लूप, आप कोई भी लगा सकते हो, ये यूजिंग फॉर लूप है। तो रिपीट स्टेप 3 थर्ड फॉर k इक्वल टू 1 to 5, मतलब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया, और बाय 1 कितने से हमें करना है इंक्रीज, तो ये इंक्रीमेंट हो गया, ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो वैसे फॉर लूप वाला ईजी है, सीधे सीधे स्टेप्स दे दो और ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा और काम हो गया। तो फॉर लूप कंपेरेटिवली ईजी
यूजिंग वाइल बट कंपेयर टू वाइल, बट दोनों ही आना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, क्योंकि जहाँ वाइल की ज़रूरत होती है वहाँ फॉर काम नहीं आता, जहाँ फॉर की ज़रूरत होती है वाइल काम नहीं आता, इसलिए दोनों का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट आ जाता है व्हाट इज ट्रावर्सिंग एरे। गिव द एल्गोरिथम फॉर द ट्रावर्सिंग लीनियर एरे। तो देखो ट्रावर्सिंग एरे हमें पता है ऑलरेडी, हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, वो 6 स्टेप्स थे। एल्गोरिथम यहाँ पर मेन है उसको ट्रावर्स करने के लिए, बट स्टिल ट्रावर्सिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से देख लो। ट्रावर्सिंग एन एरे मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ओनली वंस सो डैट इट कैन बी प्रोसेस्ड। यही हमने वहाँ पर देखा था ट्रावर्सिंग के केस में, जब हमने 6 ऑपरेशंस किए थे। एल्गोरिथम है ट्रावर्सिंग अ लीनियर एरे। ओके, उसके बाद हमें कुछ लेट करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक वेरिएबल एल ए हम एज्यूम करेंगे लीनियर एरे, लोअर बाउंड एल बी, अपर बाउंड यू बी, एंड दिस एल्गोरिथम विल अप्लाई प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ एल ए। मतलब यहाँ पर जो आपका एरे है वो तो एल ए है, लीनियर एरे। एल ए का मतलब लीनियर एरे, और लोअर बाउंड का मतलब है स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पर होगा। अपर बाउंड का मतलब एंड कहाँ पर होगा। तो इसके स्टेप्स को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप है स्टार्ट करना, फिर दूसरा है इनिशियलाइज द काउंटर सेट के इज इक्वल टू एल बी। तो सपोज हम एज्यूम करते हुए चलेंगे एल बी इज़ 1, ठीक है, तो के में कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद रिपीट स्टेप 4 एंड 5 जो अभी हमने सीखा था वैसे ही है। सपोज यू बी आपका है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और के में आ चुका है 1, इसका मतलब 5 टाइम चलेगा ये। ऐसे समझोगे अच्छे से हो जाएगा। विजिट एलिमेंट, आपको एलिमेंट को विजिट करना है, जिसे आप इस टाइप से कर सकते हो, एल ए ऑफ के, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन से हम विजिट करते हैं। सपोज़ यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 है, तो इसका पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्योंकि देखो एल्गोरिथम में हम फर्स्ट एलिमेंट का स्टेप 1 ले सकते हैं, ओके, और 0 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले लो। मैंने 1 लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, सॉरी हम कहाँ थे, विजिट एलिमेंट, तो अप्लाई प्रोसेस टू एल ए ऑफ के। तो जैसे अभी हमने एरे के बारे में देखा था कि अगर ये एरे है तो यहाँ पर ए आर ऑफ 1 से इसे डिस्प्ले होगा, ए आर ऑफ 2 से इसे प्रोसेस करेंगे, राइट। तो वैसा ही हमने यहाँ पर इसे डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर एरे का नाम ए आर ना होकर एल ए है, ओके, तो एल ए ऑफ 1 से हमें ये मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर लगा देंगे, क्योंकि के में अभी 1 है तो फिर 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, लाइक दिस। तो के इज इक्वल टू के प्लस 1 हम करेंगे, स्टॉप कर देंगे सिंपली। मतलब नॉर्मली जैसे हम मैं आपको इसको थोड़ा सा लिंक करके बताता हूँ एक चीज़ से। जैसे आपने देखा होगा कि हम फॉर लूप लिखते हैं, थोड़ा सा इसी टाइप के वेरिएबल लेंगे 1 एंड वहाँ पर हम 0 लेते हैं, राइट, और के लेस देन इज इक्वल टू 4 एंड के प्लस प्लस, ओके। तो ये आई वाला वेरिएबल बन गया, और आपका एक एरे है, तो सी आउट आप ए आर ऑफ के करते हो या ए आर ऑफ आई करते हो, तो यहाँ के में 0 आया तो 0 वाला डेटा प्रिंट हो गया, 1 आया तो 1 वाला डेटा प्रिंट हो गया। मतलब ये उन्हें समझ में आ जाएगा जिन्होंने सी प्लस प्लस में एरे किया है। तो सी प्लस प्लस में एरे वाला जो फंडा है वो यहाँ अप्लाई कर दो, ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई चिड़िया उड़ जाओ। राइट एन एल्गोरिथम फॉर द लीनियर सर्च एरे विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर वो हमने जो किया वो तो था डिस्प्ले कैसे करते हैं, मतलब एरे एलिमेंट को डिस्प्ले करने वाला लॉजिक था। यहाँ पर लीनियर सर्च, यहाँ पर ये जो दिया है थोड़ा सा आइडिया दिया है कि एक तरह से फंक्शन समझ लीजिए, लीनियर नाम से फंक्शन है, उसके अंदर डेटा है। जैसे वहाँ पर एल था, यहाँ पर डेटा है, और n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट जिसे हमें सर्च करना है, और लोकेशन में वो आ जाएगा जो हमें प्रिंट करना है, मतलब उसकी पोजीशन। लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा आइडिया देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तो है पूरा डेटा के अंदर, क्योंकि थोड़ा समझ में आएगा तभी क्लियर होगा। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, तो n हो गया 5, ओके।
एंड जो आइटम है जो हमें सर्च करना है, आइटम सपोज है 40 जो हमें सर्च करना है कि 40 है भी या नहीं, और 40 का लोकेशन क्या होगा 0 1 2 3 4, तो उसका पोजीशन है 3, और अगर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो उसका पोजीशन क्या है 4 है, तो वो पोजीशन मतलब ये जो पोजीशन है वो है LOC। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ। उसके बिहार पर ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं अभी से इरेज कर देता हूँ। हाँ, लेट डेटा इज़ अ लीनियर एरे of size n, right? This algorithm will find the LOC of item in the data, and if the search is unsuccessful, जो कि possible भी है, it will be set location is equal to null. Okay, unsuccessful हुआ, डेटा मिला ही नहीं, तो उसे null कर देंगे। null का मतलब blank, like का 0, और अगर मिल गया तो वो पोजीशन आ जाएगा। तो स्टार्ट फिर इनिशियलाइज LOC एंड सेट LOC इज इक्वल टू 1, तो LOC को हमने 1 से उसे इनिशियलाइज कर दिया। रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल LOC लेस देन इज इक्वल टू n। तो देखो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये जो स्टेप है, अब ये आई थिंक 3rd या 4th टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो बच्चों की भी राइम होती है, 5 टाइम वो रिपीट करते हैं, याद हो जाती है। तो इसे टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में आया होगा, फिर और रिपीट किया, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। बुक में क्या होता है, अलग अलग तरीके आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने अपनी नोट्स में क्या किया, एक ही चीज़ को एज इट इज़ रिपीट किया है, तो उससे क्या होगा, जल्दी से आपको कैप्चर हो जाएगा। अब ये 4th टाइम हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बस नाम पता चेंज कर दिया है हमने। तो कंपेयर करते हुए चलो प्रीवियस टास्क के, जो भी आपने पहले पढ़ा है उससे कंपेयर करते हुए चलिए। फिर कंपेयर आइटम। अब हम ये तो चला ही रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। 10 20 30 40 एंड 50, और आइटम में ले लेते हैं 40। ओके, लोकेशन में तो है 1 1 2 3 4 5, और ये है हमारा n 5, राइट। तो यहाँ पर आया 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, और स्टेप 4 एंड 5 रिपीट होंगे। कंपेयर आइटम, आइटम कंपेयर कैसे हो रहा है वो देखो। आइटम में कितना है 40, राइट, एंड डेटा लॉक मीन्स लोकेशन है हमारा 1, तो डेटा ऑफ 1 का जो डेटा आएगा वो आएगा 10। तो क्या 10 के इक्वल है 40? नहीं। तो यहाँ पर डिस्प्ले आइटम इज़ इज़ फाउंड एट लोकेशन। अगर कंडीशन ट्रू होता तो ये मैसेज आता, कंडीशन तो ट्रू नहीं है, एंड गो टू स्टेप 7, सीधा बंद हो जाता। लेकिन अभी हमारे ये नहीं चलेगा, बैड लक। हम कहाँ पर आएंगे, इंक्रीमेंट लोकेशन, तो लोकेशन हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई के लोक इज इक्वल टू लॉक प्लस 1 से, तो यहाँ पर लोकेशन 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, 20 से चेक होगा, अगेन हमारा बैड लक, मैच नहीं हुआ। फिर लोकेशन चेंज होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर भी बैड लक। फिर 4 हो जाएगा, गुड लक आ गया, क्योंकि यहाँ से आपका 40 निकल कर आएगा, इधर भी आपका 40 है, कंडीशन ट्रू हो गया। डिस्प्ले आइटम, आइटम को डिस्प्ले कर देंगे, इज़ फाउंड एट लोकेशन, इस लोकेशन पर मिल गया, गो टू स्टेप 7। तो सीधा हम स्टेप 7 पर चले जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टेप 7 पर जाएंगे, लेकिन सोचो ये बीच में स्टेप 6 क्या आ गया वो समझना है। स्टेप 7 तो हमारा स्टॉप है, एक्चुअली स्टेप 7 तो हमारा स्टॉप है, क्योंकि डेटा मिल गया। लेकिन सोचो डेटा मिलता ही नहीं, हमारा डेटा होता सपोज 35, अब तो ये पूरा चल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो एट द एंड हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, अब हम स्टेप 7 पर तो जा नहीं पाएंगे, हम सीधा स्टेप 6 पर जाएंगे। हम देखेंगे क्या लोकेशन की वैल्यू n से बड़ी हो गई है क्या, क्योंकि जब आपका लोकेशन यहाँ था, फिर लोकेशन यहाँ आएगा, फिर लॉक की वैल्यू यहाँ आएगी, फिर लॉक की वैल्यू यहाँ आएगी, फिर लॉक की वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ तक चल जाएगा। क्योंकि जब 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, लेकिन जब ये चलने के बाद भी डेटा नहीं मिला तो आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 पर कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी 6 ग्रेटर देन 5, जिसका मतलब होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। सिंपल टर्म्स। ओके, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके बताओ, इसका स्पेशली डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लाइव क्लास में बता दूंगा, राइट। तो बट ये है कि समझ में आ गया होगा, और हम ज़्यादा स्लोली नहीं जा सकते। बाइनरी सर्च फाइनली,
अब बाइनरी सर्च का ये है, थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा सा याद कर लो। मेरा तो पॉइंट ये है कि ज़्यादातर चीज़ें हमें रटना नहीं है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप याद कर लो। केवल 2 चीज़ें हैं, एक तो बबल सॉर्ट और बाइनरी सर्च। ज़्यादा समझने में टाइम वेस्ट मत करो, उसे याद कर लो। फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो हमारा वन शॉट वीडियो चल रहा है, इसमें ज़्यादा डीप में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि डीप में गया तो इसी में पूरा टाइम 1 आवर का निकल जाएगा। तो इसका तो आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो अलग से जो बाइनरी सर्च मैंने समझाया है, बबल सॉर्ट समझाया, वो देखिए। वन शॉट में तो मैं थोड़ा ऊपर से ही बात करूँगा। यहाँ पर अगेन हमारा डेटा आ जाएगा, LB आ जाएगा, UB आ जाएगा, आइटम लॉग, मतलब बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च की तरह ही है। और बाकी का सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ले लिया, जो कि हमने लीनियर सर्च की तरह लिया था, तो ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो BEG आ रहा है, मतलब बिगिनिंग और एंड, ये 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और MID, ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं, बाकी का तो सब पुराना है। और BEG को हमने LB दे दिया और END को हमने दे दिया UB। थोड़ा सा मैं बाइनरी सर्च को एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा UB है, सॉरी LB है, LB, और ये हमारा UB है। ठीक है, अब इस LB को हमने असाइन कर दिया किसके अंदर, BEG के अंदर। ओके, तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये BEG हो गया, BEG मीन्स LB था ये, और ये END मीन्स UB, राइट। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर ये असाइन कर दिया, यहाँ ये 1 हो गया और यहाँ पर ये 6 हो गया। मेनली यहाँ पर केस क्या है कि सिंपली यहाँ सपोज ये इतने एलिमेंट्स हैं, बीच वाले एलिमेंट से चेक करते हैं। अगर बीच वाले एलिमेंट से चेक किया और जो गिवन एलिमेंट है, कैसे मैं बताऊँ इसे, थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा जल्दी भी बताना है और टाइम भी ये लेता है, ये प्रॉब्लम है। चलो इसी एग्जाम नॉर्मली देखो, पहले मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया मतलब ये है कि जो आपका गिवन एलिमेंट है वो है इस वाले पार्ट में, तो ये वाला पार्ट पूरा स्किप हो गया। अब इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे, फिर जो गिवन एलिमेंट है वो इस वाले पार्ट में, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। फिर 2 पार्ट करेंगे, फिर गिवन एलिमेंट इस वाले पार्ट में, तो एट द एंड हम इस एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे जो हमें चेक करना है। तो पार्ट्स में ब्रेक करते हुए चलो, सीधा लीनियरली नहीं करना है कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट से चेक करेंगे। सपोज 100 एलिमेंट्स हैं और आपको 25 सर्च करना है और 1 to 3 पॉइंट में ही डले हुए हैं, तो पहले 50 से चेक किया तो हमें 25 मिल गया। फिर 1 to 25 के बीच में चेक किया तो फिर भी मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा हमें ईजिली, राइट। तो यहाँ पर देखो, थोड़े से बस स्टेप्स को मैं बता देता हूँ, बाकी का आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना पड़ेगा फिर इसके लिए। BEG लेस देन इक्वल टू एंड तक हमने ये कंडीशन लगाया, मतलब ये लूप है वो चलेगा हमारा जब तक BEG छोटा होगा एंड वाली वैल्यू से। ओके, एंड यहाँ पर हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, जैसे 1 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, इसलिए हमने इंट लगा दिया है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर कंपेयर आइटम, वही सेम जैसे आपने उसमें किया था लीनियर सर्च में। लीनियर सर्च में जो मैंने बताया उसको तो मैं फिर एज इट इज़ रखूँगा। अगर आइटम मिल जाता है तो उसी को लोकेशन में ऐड कर देंगे और सीधा बंद कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है आइटम, अगर गिवन आइटम मतलब मिड आइटम से, ये मिड आइटम को शो कर रहा है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल फिर भी लेके चलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो इससे कंपेयर कर रहा है। सपोज आइटम है 50, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये सेकंड हाफ में, इस हाफ में तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास एंड इक्वल टू मिड -1, तो अब ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इधर तो हम जाएंगे ही नहीं, ये तो कंडीशन हमारा फॉल्स है, हम यहाँ आएंगे ही नहीं। तो कंडीशन कौन सा ट्रू होगा वो देखेंगे हम यहाँ पर। अब BEG इक्वल टू मिड +1, तो BEG हमारा यहाँ था BEG, राइट। अब BEG जंप करेगा यहाँ पर, अब BEG यहाँ आ जाएगा, BEG यहाँ आ गया और यहाँ पर एंड है।
अब 4+5 का अगेन मिड निकलेगा, दोबारा से लूप चलेगा। 4+5 10 डिवाइड बाई 2। अगर आप 4+5 करोगे और 6 करोगे डिवाइड बाई 2 तो आपको 5 मिलेगा। एंड ये वाला अब इस वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। अब यहाँ और हमारे पास जो आइटम था वो भी 50 था। ओके, दोबारा से कंपेयर हुआ, 50 एंड 50 मिल गया आइटम। तो केवल टू अटैम्प्ट से ही हमें आइटम मिल गया। कभी 3 अटैम्प्ट लगते हैं, 4 अटैम्प्ट लगते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो। नॉर्मली अगर सपोज 100 एलिमेंट्स है तो भी आपके 5-6 अटैम्प्ट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। देन अगर लेकिन डेटा नहीं मिलता है तो उसमें क्या हो रहा है, देखो बिगिनिंग को हम आगे मूव कर रहे हैं, एंड को हम पीछे लेकर जा रहे हैं। बिगिनिंग को आगे कर रहे हैं, एंड को पीछे जा रहे हैं। तो अगर डेटा नहीं मिल रहा है, ये कभी ना कभी क्रॉस कनेक्ट होंगे और बीईजी ग्रेटर हो जाएगा एंड से। तो ये हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट अब है ही नहीं। ओके, तो जब तक बीईजी छोटा रहेगा एंड से तब तक पॉसिबिलिटी है कि हाँ एंड वैल्यू है, अदरवाइज एंड वैल्यू नहीं है। नहीं, तो ये था बाइनरी सर्च। मुझे पता है कि अगर 10 स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। डिपेंड आपको बाइनरी सर्च पहले से कितना आता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बाइनरी सर्च थोड़ा सा पहले से आता है तो प्रॉपर्ली समझ में आ गया। हो जो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल भी ABCD नहीं पता बाइनरी सर्च का, तो वो नहीं समझ में आएगा। सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से जो बाइनरी सर्च का वीडियो है वो देखना पड़ेगा। ओके, उसमें मैंने हाफ एन आवर में समझाया। सोचो अब हाफ एन आवर की चीज़ मैं 2 मिनट में कैसे समझा सकता हूँ। यहाँ पर तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी से ये सारा डेटा हो जाए। अब डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर अब थोड़ा सा अगेन हम अब थियोरी पर आ गए और प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा अलग हट कर गए एल्गोरिथम से, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी आइटम इज कंपेयर्ड 1 by 1 विद ईच एलिमेंट ऑफ एरे विच ट्रावर्स सिक्वेंसली टू लोकेट द आइटम। तो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी आइटम से वो चेक करेगा। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। सोचो 1000 एलिमेंट है तो एक एक करके करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। एरे नीड नॉट बी सॉर्टेड। अब इसमें एरे कैसे भी डिसबैलेंस ऑर्डर में डेटा हुआ, बस यही एक एडवांटेज है यहाँ पर, एरे को आपको सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। सॉर्ट का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज नहीं करना होगा। डिसबैलेंस ऑर्डर में पड़ा हुआ है डेटा फिर भी ये सर्च कर लेगा क्योंकि एक एक करके कर रहा है, फिर आपका वो अरेंज ऑर्डर में करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये तो हो गया आपका लीनियर सर्च जिसमें आपको 3 फिगर्स याद रखने हैं। 1 by 1 ये चेक करता है, टाइम कंज्यूमिंग है और एरे को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च पहले 2 हाफ्स में उसे डिवाइड करेगा, मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि वो फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है, राइट। वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। एरे इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ एंड मिडिल एलिमेंट इज कंपेयर्ड। इफ द सर्च वैल्यू इज नॉट लोकेटेड ऑन द मिडिल एलिमेंट देन ईदर ऑफ 2 हाफ्स इज चेक डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू सर्च वैल्यू। इट इज़ फास्टर प्रोसेस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये बहुत फास्ट काम करता है। अभी आपने देखा कि डायरेक्टली वो 5th नंबर का एलिमेंट केवल 2 अटैम्प्ट्स में ही आ गया। लीनियर सर्च के थ्रू करते तो 5 अटैम्प्ट्स लगते हैं आपको। एरे हैज़ टू बी सॉर्टेड ऑर्डर। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। व्हाट इज सॉर्टिंग। अब जैसे हम वो सॉर्टिंग बोल रहे थे, तो सॉर्टिंग कैसे होता है, आपका अरेंज ऑर्डर नहीं है डेटा, आप उसे अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वही सॉर्टिंग है। एक्सप्लेन द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम विद द सुटेबल एग्जांपल। अरेंजिंग एलिमेंट इन द सम लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इन बबल सॉर्ट क्या होता है, देखो सॉर्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसमें से एक टेक्निक है बबल सॉर्ट। Adjacent element are compared for the ascending order. If the element is greater than, it is interchanged, means swapped with the adjacent element. This process is repeated for all elements for n-1 times. It goes through all loop cycle even if array is sorted much before. क्या समझ में आया, कुछ नहीं राइट। तो ये जब तक हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा थियोरेटिकली नहीं समझ में आता। ये पूरा थियोरी की ईच एंड एवरी लाइन समझ में आ जाएगी जब आप मेरा ये वाला प्रोसीजर देखोगे। यहाँ पर मैंने एरे एलिमेंट्स को लिया। अब देखो ये भी मैंने एक वीडियो में समझाया है, मतलब ये मेरे ही वीडियो का कॉपी पेस्ट है ओके। तो यहाँ पर बबल सॉर्ट को पूरा हाफ एन आवर के अंदर समझाया है। अब मैं दोबारा से हाफ एन आवर लूँगा तो बबल सॉर्ट में ही पूरा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले ये दोनों एलिमेंट को चेक किया, क्या 10 ग्रेटर देन 30 से, नहीं।
30 ग्रेटर देन है 22 से, यस, तो हमने क्या कर दिया, उनको स्वैप कर लिया। फिर हमने यहाँ पर चेक किया कंडीशन फॉल्स, यहाँ चेक किया कंडीशन फॉल्स, यहाँ चेक किया कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमने क्या कर दिया, उनको स्वैप कर दिया। फिर यहाँ चेक किया कंडीशन फॉल्स, चेक किया कंडीशन फॉल्स, चेक किया कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर हमने स्वैप कर दिया। फिर चेक किया कंडीशन ट्रू तो एट द एंड इसमें 65 यहाँ था, वो लास्ट में शिफ्ट हो गया, मतलब एक एलिमेंट पूरा अरेंज हो गया, बाकी के एलिमेंट अरेंज नहीं हुए, केवल एक एलिमेंट अरेंज हुआ है, 1 पास क्लियर हुआ है। सेकंड पास में अगेन सेम फॉलो करेंगे, कंडीशन चेक किया फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये एलिमेंट आपके स्वैप हो गए। फिर कंडीशन फॉल्स कंडीशन फॉल्स कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर हमने स्वैप कर दिया। तो एट द एंड जो लास्ट एलिमेंट था, मतलब 65 को छोड़ के सबसे बड़ा एलिमेंट 55 है, वो सेकंड लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। ओके, तो ऐसे एक एक करके आपका जो एलिमेंट है वो मर्ज हो रहे हैं, और इसी को वो थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ था कि 2 एलिमेंट को हमें चेक करना है कि वो ग्रेटर है या नहीं, अगर है तो इंटरचेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो इस प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है n-1 तक। कंडीशन फॉल्स यहाँ पर ट्रू हो गया तो इंटरचेंज कर दिया, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ 50 आ गया। तो देखो अरेंज होता जा रहा है ना। फिर यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया तो इसे कर दिया, फिर फॉल्स यहाँ ट्रू हो गया तो इसे कर दिया। तो यहाँ पर इतने एलिमेंट्स हमारे फोर्थ पास में 4 एलिमेंट हमारे अरेंज हो गए, और फिफ्थ पास में आपका यहाँ ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसे हमने ये कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हो गए। अब ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट अरेंज हो चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता, कंप्यूटर को तो हमने जहाँ तक चलने का टास्क दे दिया वहाँ तक चलेगा। तो ऐसे करके 6th पास में आपका ये है, ये हो जाएगा। यहाँ मतलब कुछ स्वैपिंग नहीं होगी, ऑलरेडी अगर आप देखोगे डेटा अरेंज हो चुका है 6th पास में ही। वैसे हम यहाँ स्टॉप हो सकते हैं, बट कंप्यूटर को तो नहीं पता, कंप्यूटर को तो हमने अगर 10 एलिमेंट्स है तो 9 तक चलाया होगा, ये पूरा 9 तक चलेगा। तो 9th पास में हमारा पूरा एलिमेंट जो है कम्प्लीटली अरेंज्ड ऑर्डर में हो गया। बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट में आपका डेटा लगेगा n लगेगा, लेट डेटा इज़ अ लीनियर एरे एंड साइज ऑफ n। ओके, एंड अब देखो ये एल्गोरिथम समझ में आ गया, तो आप जो C++ में बबल सॉर्ट का प्रोग्राम प्रैक्टिकल्स के लिए याद किया वो किया है, तो ये समझ में आ जाएगा, और ये से वो समझ में आ जाएगा। पर ये है कि अब जो बबल सॉर्ट है वो प्रोग्राम में भी आ सकता है और एल्गोरिथम में भी आ सकता है, दोनों तरीके से आप याद करके चलिए। यहाँ पर भी अगेन वही सेम चीज़ ले ली, रिपीट स्टेप 3rd and 4th फॉर k = 1 to n-1 by 1। ptr 1 लिया हमने, रिपीट स्टेप 5 and 6। अब देखो यहाँ नेस्टेड लूप है, आप देख रहे थे कि पूरा एक बार चल गया, फिर दोबारा से चल रहा था, फिर तीसरी बार भी चल रहा था, तो यहाँ नेस्टेड लूप है। ओके, यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक k है और एक ptr है। तो k1 के लिए ptr पूरा जो है 1 to, अगर 5 है तो 5 तक चलेगा, फिर k2 के लिए अगेन ptr 1 to 5 चलेगा, ऐसे मल्टीपल टाइम चलेगा ये, इसलिए लूप के अंदर लूप है। यहाँ 3rd and 4th स्टेप अगेन एंड अगेन चलेगा, फिर इधर 5 और 6 स्टेप आपका ptr n-k तक चलेगा। एंड कंपेयर एलिमेंट, अब देखो यहाँ पर 10 20 30 सपोज 50 मैंने अरेंज ऑर्डर में लिख दिया ना, 25 45। तो पहले ये डेटा और ये डेटा को कंपेयर करना है, तो डेटा ptr में 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1 and 2 वाला हो गया। फिर ptr आगे मूव हो रहेगा, ptr में 2 हो जाएगा तो ये 2 और 3 हो जाएगा। तो मतलब 2 एलिमेंट हम पिकअप कर रहे हैं यहाँ पर। पहले ये समझना है कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कैसे पिकअप हो रहा है। ptr में जब 3 आया तो ये 3 हो गया और ये 4 हो जाएगा, तो 3 and 4 का डेटा पिकअप हो जाएगा और कंपेयर होगा। और जैसे ही वो कंपेयर होगा हम क्या कर देंगे उसको, अगर कंडीशन ट्रू है तो इंटरचेंज कर देंगे उनकी वैल्यू को, जो भी आप देख रहे थे इंटरचेंज हो रहा था। अब इंटरचेंज करने का ये लॉजिक है, temp = डेटा ptr और डेटा ptr = डेटा ptr + 1 और डेटा ptr + 1 = temp। ये सिंपली ये है, temp = a = b एंड b = temp, जो मैंने आपको स्वैपिंग समझाया था।
टेम्प तो टेम्प है, बस ए को आप एज्यूम कर लो कि ए क्या है, डेटा PTR है, डेटा PTR, और जो बी है वो डेटा PTR+1 है। क्योंकि ये लाइंस याद रहती हैं, ये आपको समझाया भी है, PTR+1। तो अब इन लाइंस के बेसिस पर आपको ये 3 लाइंस याद रखनी है। ओके, बस हो गया। फिर यहाँ हुआ नहीं है, फिर इंक्रीमेंट काउंटर चलेगा, वही PTR=PTR+1, फिर हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा जैसे मैंने अभी पूरा प्रोसेस बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं नए टॉपिक पर, वो है लिंक लिस्ट। व्हाट आर लिंक लिस्ट एंड शो द लिंक लिस्ट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, 6 नोड विद हैविंग द प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम। मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिराप कर वो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। शो द लेबल डायग्राम फॉर द लिंक and between two nodes having the information part or the next pointer part and how linked list represent in the memory with the suitable example। तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। चलो अब आंसर पर आ जाते हैं। लिंक लिस्ट को आप समझ सकते हो जस्ट लाइक अ एरे, बट ये थोड़ा सा अलग है, और लिंक लिस्ट एंड एरे में भी डिफरेंस हम समझेंगे। तो पहले तो एरे तो हमने सब अच्छे से कर ही लिया है, लिंक लिस्ट को और देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। इट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाएगा नोड्स का, कि नोड्स क्या होते हैं। लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पर पॉइंटर का यूज़ होने वाला है, मतलब एक तरह से मेमोरी एड्रेस पर वर्क करने वाले हैं यहाँ पर। ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर एक नोड होगा जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन पार्ट और सेकेंड पार्ट कंटेन्स एड्रेस पार्ट ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, ये कुछ ऐसा होगा। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ, वैसे तो प्रॉपरली डायग्राम बनाकर मैंने बताया है। ये आपका इन्फो पार्ट हो गया और ये एड्रेस पार्ट हो गया। इस एड्रेस में आपका इसका एड्रेस होगा, इधर अगेन ये इन्फो पार्ट हो गया और इधर ये एड्रेस पार्ट हो गया जिसमें इसका एड्रेस होगा। जैसे ये सपोज़ आप हो ए, अब इस ए को बी का एड्रेस पता है तो यहाँ पर बी का एड्रेस होगा, मतलब ये बी होगा। इधर इसको सी का एड्रेस पता है तो यहाँ पर सी, मतलब ये सी एड्रेस। तो अगर मुझे ए मिल गया तो मैं बी को भी निकाल सकता हूँ, बी से मैं सी को निकाल सकता हूँ। तो ये प्रोसीजर है एक्चुअली। जैसे यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि ये जो हमने ए लिया, बी सी डी ई एफ, ये तो हमारा हो गया एक्चुअल डेटा। ये क्या है? डेटा। लेकिन इस डेटा के पास ये जो 8 है, दैट इज द एड्रेस। किसका? बी का। ये एड्रेस है। ये क्या है? एड्रेस, राइट। तो यहाँ पर और इस फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस है। ओके, तो इसका एड्रेस कहीं पर होता नहीं है, ये तो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है। इसको हम स्टार्ट एड्रेस बोल सकते हैं, नेम बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं। दिस इज़ अ हेडर, मतलब जहाँ से बिगिनिंग हो रही है। और उसका एड्रेस तो कहीं नहीं होगा, तो यहाँ इससे हमारा स्टार्ट हो रहा है। ए का एड्रेस 5 है, ए के अंदर 8 है जो कि एड्रेस है किसका? बी का। बी का एड्रेस है, राइट। तो इस 8 से मैं बी पर आ सकता हूँ। यहाँ पर जो 4 है ये एड्रेस है सी का। आप देखोगे लिंक हो रहा है। इधर सी से मैं 2 पर पहुँच सकता हूँ, मतलब या डी पर पहुँच सकता हूँ। इधर 6 से मैं इस एलिमेंट पर पहुँच सकता हूँ। इन शॉर्ट अगर हम थोड़ा डायग्राम को और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये जो है ये है यहाँ पर ये 8, और इस कंप्लीट सर्कल को हमने नोटिस कर दिया है 8 से। ये जो 4 है ना, वो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अगर मैं सपोज बी के पास हूँ और मुझे वो 4 मिल गया तो मैं सी पर पहुँच सकता हूँ। अगर मैं सी के पास हूँ, मुझे 2 मिल गया, इसका मतलब मैं डी पर आ सकता हूँ। अगर मैं डी के पास हूँ, मुझे 6 मिल गया तो इसका मतलब मैं यहाँ आ सकता हूँ। मैं ई के पास हूँ, अगर मुझे 3 मिल गया तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। अगर मैं एफ़ के पास हूँ, इधर कोई एड्रेस नहीं है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? तो अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, वही उसका एंड है, और उसको हम डिनोट करते हैं नल पॉइंटर से। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लास्ट जो एलिमेंट होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में होगा नल। तो ये यहाँ पर 6 नोड्स हैं। इस कंप्लीट एक पार्ट को बोलते हैं नोड, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट है। ओके, इन्फॉर्मेशन पार्ट, पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड।
जिसे हम लिंक पार्ट बोलते हैं। तो ये लिंक पार्ट हो गया, लिंक, और ये इन्फो पार्ट हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि एरे में नहीं था, राइट। थोड़ा खांसी हो गई। नाउ थोड़ा सा थियोरेटिकली इसको डिस्क्राइब करना है। लेफ्ट पार्ट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन पार्ट, ओके सही बात है। राइट पार्ट रिप्रेजेंट द पॉइंटर फील्ड ऑफ नोड, ओके। जो उसका राइट हैंड पार्ट है ये वाला, वो पॉइंटर फील्ड ऑफ नोड, कि यहाँ पर ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। एंड एरो इज ड्रॉन फ्रॉम दिस फील्ड टू नेक्स्ट नोड। यहाँ पर ये जो एरो आप देख रहे हो उसके लिए बात हो रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये किसका पार्ट है, ये इसका है, ओके। एंड पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेंस द नल। तो ये यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है, इसके लिए, लास्ट फील्ड के लिए। एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन लिस्ट कॉल्ड एज अ स्टार्ट, और ये बात हो रही है हमारी इसके लिए। एंड वी नीड ओनली दिस एड्रेस टू ट्रेस द लिंक लिस्ट। तो इस एड्रेस की जो ज़रूरत होती है, हमें कोई भी लिंक लिस्ट चाहिए तो उसका फर्स्ट एड्रेस चाहिए, है ना, जिससे कि हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेस कर सकते हैं। देन अब उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट इन मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर थियोरेटिकली मेंशन है लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द 2 पैरेलल लीनियर एरे, जिसमें से पहला तो होगा, मतलब इसी लिस्ट को हमने डिवाइड कर दिया ऐसे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन पार्ट ले लिया, यहाँ पर लिंक पार्ट ले लिया, राइट। वन इज़ इन्फॉर्मेशन पार्ट और अनदर इज़ लिंक पार्ट, ठीक है। नेम ऑफ द लिंक लिस्ट स्टार्ट कंटेंस द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। जहाँ जो नेम है वहाँ से आपका स्टार्टअप हो रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट टू द 5th एलिमेंट। यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक हमने यहाँ पर ये ऐसे ही बना लिया, और इसके अंदर डेटा फीड कर दिए जो कि डिसबैलेंस ऑर्डर में है, DFC, मतलब बैलेंस ऑर्डर में नहीं होता। तो हमने लिया ये वाला, ठीक है, इसको पॉइंट आउट किया। इन्फो 5 में A स्टोर किया, ठीक है। इन्फो 5 में क्या है, A, बट उसके साथ में उसके लिंक पार्ट में क्या है, 8। उसके लिंक ऑफ 5 में क्या है, 8, मतलब 5 A को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 8 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इसके बाद 8 पर हम आएंगे, ठीक है। इन्फो 8 के अंदर है B, इन्फो 8, वेयर इज 8, ये, तो इसके अंदर क्या है, B, लेकिन ये कहाँ पर पॉइंट आउट हो रहा है, यहाँ पर, ओके। तो एक तरह से यहाँ से, मतलब फर्स्ट नोड से हम कहाँ पर पहुँच गए, इस वाले नोड पर पहुँच गए, जिसमें क्या है, 8 पर तो B मिल जाएगा और 8 पर 4 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, जो कि क्या होगा, दूसरे एड्रेस होगा, दूसरे का पार्ट होगा। इस 4 से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, C पर पहुँच जाएंगे, मीन्स यहाँ इन्फो 4 C पर पहुँच गए, और C में हमें किसका एड्रेस मिल गया, 2 का मिल गया, मतलब D पर पहुँच जाएंगे हम। तो ऐसे ये कम्प्लीटली इस एड्रेस को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके बताना है लिंक लिस्ट में। आई होप समझ में आ गया होगा। देन फिर है, सॉरी, हाँ, उसके बाद है लिंक लिस्ट वर्सेस एरे। ये जो जब आप थियोरी पढ़ोगे तो इससे भी थोड़ा सा समझ में आएगा। एरे में जो हमने पढ़ा था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर डेटा वैल्यूज, डेटा टाइप्स, राइट, एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज कॉल्ड नोड। यहाँ पर सीधा वैल्यूज़ का कलेक्शन होगा, 10 20 30 40, और यहाँ पर नोड होगा, है ना। वैल्यूज़ यहाँ पर भी होंगी, लेकिन यहाँ पर 10 है, 20 है एंड 30 है, बट 10 के साथ इसमें इसका एड्रेस भी होगा, इधर इसका एड्रेस भी होगा, ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नोड्स का कलेक्शन है, यहाँ पर वैल्यूज़ का कलेक्शन है ओनली। दे यूज़ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो यहाँ, अरे यार हाँ, तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूसली होती हैं। जैसे मेमोरी लोकेशन 101 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 102 होगा, 103 होगा, कंटिन्यूस होगी। ये नॉन कंटिन्यूस होती है कि कहीं पर भी डेटा होगा, बस अब इसमें एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। जैसे किसी बंदे का फ्लैट नंबर 101 है, अगर मुझे दूसरे का भी चाहिए तो 102 होना चाहिए, 103 होना चाहिए, 104 होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो मैं सबका एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसके पास इसका एड्रेस है
तो कंटिन्यूस होने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर हो 2 0 6 हो, क्योंकि इसके पास है ऑलरेडी नंबर। अरे यार, ओके, तो इस टाइप से, और इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, तो ये नंबर अलग अलग भी होंगे तो भी चलेगा। तो नॉन कंटिन्यूस जो है ये रहता है यहाँ पर। क्या हुआ? यहाँ पर वर्क विद द स्टैटिक मेमोरी, यहाँ पहले से ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और ये वर्क करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर। रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल हेयर, बट हेयर सिक्वेंशियल ही जो एक्सेस है वही पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तो मतलब हमें पता है कि ये सेकंड नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है, ओके। एंड इंसर्शन और डिलीशन टेक्स मोर टाइम हेयर। यहाँ पर जब आप इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ पर कम टाइम लगता है। यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पर होती है, यहाँ पर रन टाइम पर होती है, मतलब वही स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये पेज बार बार आ रहा था, तो अब इसी पर आ जाती जल्दी से। व्हाट इज ट्री? अब देखो, लिंक लिस्ट, इससे पहले एरे कवर हो गया, फिर हमारा लिंक लिस्ट कवर हो गया, अब हम आ जाते हैं ट्री और बाइनरी ट्री। ट्री और बाइनरी ट्री दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग है, तो इसे हमें समझना है, और ऑटोमेटिकली ऑपरेटर है ना। एंड फिर यहाँ पर रूट, लीफ, सिबलिंग्स एंड चाइल्ड, अबाउट द ट्री क्या क्या हैं, ये इसके फीचर्स क्या हैं। तो ट्री क्या होता है? ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक जो भी हमने पढ़ी दोनों पॉइंट वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, अब आ गया नॉन लीनियर। अब ये समझते हैं, यहाँ पर कुछ नया आएगा पॉइंट। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा कंटेनिंग द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, ओके। एंड यहाँ पर हमने एक ट्री बनाया आर, जो कि रूट है, और उसमें 2 नोड्स बना दिए है ना, ए, सी एंड बी, और यहाँ पर भी एक रूट लिया। और अब ये जो नोड हैं इनकी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। सपोज ये आर्ट्स साइंस, ये आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड है, ओके। और यहाँ पर ये कॉलेज है, तो कॉलेज हमारा रूट हो गया, और उसमें जो स्ट्रीम्स हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो इस टाइप से ही अरेंज होता है एक्चुअली। एक पर्सन मल्टीपल फील्ड से कनेक्ट होगा तो हम इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें समझना रूट क्या होता है, लीफ क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। नोड विच हैज़ नो पेरेंट, मतलब जिसका पेरेंट नहीं है वो रूट है। जनरली फर्स्ट नोड इज कॉल्ड रूट। इन फिगर ए इज़ द रूट ऑफ द ट्री, अभी फिगर आएगा बीच में। लीफ क्या है, तो पहले फिगर पर ही पहुंच जाते हैं फिगर को मैंने लास्ट में डाला है, ये है। तो ये जो है वो रूट है, ओके। लीफ क्या है, जैसे आप देखते हो कि लीफ इज़ द एंड एक तरह से। तो नोड विच हैज़ नो चाइल्ड और चिल्ड्रेन सच एज सच नोड हैव डिग्री 0 इन फिगर डी, मतलब ये आई, जे, के, ये क्या है, लीफ एलिमेंट्स हैं, मतलब इनके आगे कुछ नहीं है। तो जिसके आगे कुछ नहीं हो वो लीफ होता है। मीन्स जे भी तो है, सॉरी एफ यहाँ पर, ओके। तो इनके आगे कुछ नहीं है, इसलिए ये किस में आ जाएंगे, लीफ वाले में आ जाएंगे। देन चाइल्ड, नोड विच आर रीचेबल फ्रॉम नोड, ओके। तो मेन चीज़ है, इससे हम इधर नोड पर पहुंच रहे हैं, तो ये इसका चाइल्ड हो गया। इधर बी से हम इधर पहुंच रहे हैं, ये दोनों इस बी के चाइल्ड हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बेसिस समझते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सी आर एफ जी एच। तो सी के जो चिल्ड्रन है एफ जी एच है, एच का कौन है, के है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। सिबलिंग्स का मतलब वही भाई बहन। चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर सेड टू बी सिबलिंग। जैसे बी के सिबलिंग्स कौन होंगे, डी और ई होंगे। सी के सिबलिंग्स कौन होंगे, एफ जी एच होंगे। लाइक डी एंड ई आर बोथ चिल्ड्रन ऑफ द बी नोड, तो ये सिबलिंग्स हो गए है ना। वही फैमिली रिलेशनशिप के बेसिस पर उसे समझना है। बाइनरी ट्री में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, ओके। अब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? बाइनरी ट्री इज द फाइनल सेट ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड नोड सच एज दैट इज इट मे बी एम्प्टी, या तो एम्प्टी होगा या फिर पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट होंगे। जैसे ये ए हो गया, इधर आपका बी एंड सी, तो कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 and 3। एंड सिंगल डिसजॉइंट एलिमेंट कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री
and other two subset of themselves binary tree called left subtree and right subtree of the original tree. तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा क्या, रूट, और इसके ये सब ट्री हो गए. अब इनके अंदर भी और आगे का कंटिन्यूशन होगा. लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी. अब देखो इनके आगे कुछ नहीं है तो ये एम्प्टी हो सकते हैं, लेकिन और आगे लगा देंगे तो आगे मूव कर जाएगा ये. बाइनरी ट्री हैज़ थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिवाइज करना है. मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया है, ओके, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. ये प्रॉपरली किया तो बहुत टाइम चला जाएगा. बाइनरी ट्री इज नो नोड विद द डिग्री ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पर जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री का सिंपल है. यहाँ पर अगर आपने ए से बी कनेक्ट कर दिया, सी कनेक्ट कर दिया और डी कनेक्ट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. या तो 2 होने चाहिए या 1 होना चाहिए या कुछ भी ना हो. ये बाइनरी ट्री है. 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, तो ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता. बस ये चीज़ ध्यान में रखना है. लाइक ए से बी गया, सी गया, बी से डी गया, ई गया, ई से एच गया हमारा, और सी से एफ, जी और एफ से आई. ओके, तो या तो सिंगल, अब देखो आई का कोई नहीं है, एच का कोई भी नहीं है, ई का 1 है, किसी भी पेरेंट के 3 या 4 या 5 चिल्ड्रन नहीं है, तो ये बाइनरी ट्री में आएगा. एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री कंटेंस 8 नोड्स. ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें 8 नोड्स हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि ऑलवेज कंटेंस द 8 नोड्स. रूट ए इज़ द टॉप ऑफ द ट्री. लेफ्ट सक्सेसर क्या है? अब देखो अगेन वो ट्री को मैं ये बोल गया, हाँ इससे देखते हैं. लेफ्ट सक्सेसर बी इज़ द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ ए. तो ए का लेफ्ट सक्सेसर कौन होगा? बी होगा. राइट सक्सेसर कौन होगा? सी होगा, है ना. राइट सक्सेसर कौन है? सी. लेफ्ट सब ट्री कंसिस्ट ऑफ बी डी ई. ये लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये राइट सब ट्री हो गया, है ना. राइट सब ट्री में सी एफ जी एच ये आ गया. टर्मिनल नोड्स कौन से होंगे? जिनके आगे कुछ, जस्ट लाइक अ लीफ नोड, जैसे डी ई एच जी, ये आपके क्या हो गए? टर्मिनल नोड्स हो गए. बाइनरी ट्री T1 T2 के लिए अगर हम बात करें, T1 T2 आर सिमिलर इफ़ दे हैव सेम स्ट्रक्चर. अगर सेम स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा इनका. एनी नोड n इन द बाइनरी सब ट्री S, हाँ, तो यहाँ पर बाइनरी ट्री T1 T2 आर सिमिलर इफ़ दे हैव सेम स्ट्रक्चर. तो अगर सेम स्ट्रक्चर है तो वो दोनों सेम होंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होंगे. और ओनली इसमें 0, 1 और 2 होते हैं सक्सेसर्स, इससे ज़्यादा नहीं होते. बाइनरी ट्री का है ये. अब ये तो हो गए ट्री से रिलेटेड जो भी टॉकिंग था वो. अब आ जाते हैं हम एक्सप्लेन द स्टैक एंड क्यू विद सुटेबल एग्जाम्पल. तो यहाँ पर मतलब सेलेक्टेड पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो हमने लीनियर में हमारा लिंक लिस्ट हो गया, एरे हो गया, फिर यहाँ पर ट्री हमने कर लिया. ट्री के कुछ और भी कोड्स आते हैं अभी आगे लास्ट में, मैं किस टाइप से उसको फॉर्म करते हैं वो आएगा अभी. और स्टैक एंड क्यू कर लेते हैं उससे पहले. स्टैक एंड क्यू अगेन हम एरे पर आ गए, ये समझो, ये बस नाम चेंज कर दिया है बट यहाँ पर आपको एरे ही बताया जा रहा है. स्टैक वर्क करता है लीफो मेथड पर और क्यू वर्क करता है फीफो मेथड पर. इनडायरेक्टली अगेन वो स्टैक एंड क्यू को ही पूछ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये आता है क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें समझना है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में आएगा पहले आउट हो जाएगा, ये चीज़ है यहाँ पर. इसका एग्जांपल कौन सा होता है कि जैसे सपोज आप डिश वॉश कर रहे हो और डिश रखी हुई हैं, तो लास्ट में जो डिश आपने वॉश किया वही पहले सर्व होगा खाने के लिए. तो ये उसका एग्जांपल है. और एलिमेंट विच इज़ इंसर्टेड एट द लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट. जो लास्ट में आएगा वो पहले डिलीट हो जाएगा. स्टैक इज़ द एग्जांपल ऑफ लीफो मेथड. इट इज़ अ लीनियर सिस्टम विच insertion and deletion takes place only at one end, that is top of the list. मतलब वो सिंपली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी टंग स्लिप हो रहा है. इट इज़ अ लीनियर सिस्टम इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट वन एंड.
इसका मतलब आपने सपोज़ 10, 20, 30, 40 एंटर किया, तो आप 40 को रिमूव करोगे, 30 को रिमूव करेंगे, ऐसे वन एंड से ही आपका रिमूव होगा। ऐसा नहीं कि आप 10 को रिमूव कर दो बीच में से, ओके, एक एक करके ही आपका रिमूव होगा बिल्कुल टॉप से। इंसर्शन ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज पुश एंड डिलीशन ऑपरेशन पॉप। ये मेन वर्ड्स हैं स्टैक के लिए, आपको पुश एंड पॉप ये दो मेन वर्ड्स हैं। दे आर नॉट कीवर्ड बट ये वर्ड्स हैं जो आपको एज अ कीवर्ड की तरह ध्यान रखना है। पुश में अगर इंसर्शन की बात हो रही तो स्टैक में अगर इंसर्शन की बात हो रही है तो पुश याद रखना है, डिलीशन की बात हो रही है तो पॉप याद रखना है, ओके। एंड कंसीडर स्टैक ऑफ डिशेज इफ वी वांट टू ऐड न्यू डिश to this stack, then it is added at the top of the stack, right? And also deletion takes place from the top। जैसे ये हमने डिशेज रख दी और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एम्प्टी स्टैक है जिसमें टॉप -1 पर है, फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट डाला तो टॉप 0 पर आ गया, फिर सेकेंड एलिमेंट डाला टॉप 1 पर आ गया, थर्ड एलिमेंट एंटर किया तो टॉप 2 पर आ गया, टॉप। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इतना एंटर कर दिया, ओके, तो यहाँ पर 0, 1, 2 तो टॉप यहाँ पर है। जब हम डिलीट करेंगे ये इसे उड़ा देंगे तो टॉप कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, क्योंकि टॉप 2 पर था, डिलीट कर दी कम हो जाएगा तो टॉप 1 पर आ जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो फीफो सिस्टम मतलब क्यों, फीफो सिस्टम इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले चले जाओगे पहले आपका नंबर आ जाएगा। एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट इन द लिस्ट विल आल्सो बी डिलीटेड फर्स्ट, जो पहले इंसर्ट होगा वही पहले डिलीट होगा। क्यू इज एग्जाम्पल ऑफ फीफो सिस्टम। क्यू इज अ लीनियर स्ट्रक्चर in which insertion takes place only at the one end of the list known as rear। तो यहाँ पर rear से delete होगा, insert होगा and deletion takes place at the end called as front। तो यहाँ पर जैसे 10, 20, 30, 40 एंटर किया तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, 40 डिलीट हो रहा था स्टैक के केस में, यहाँ पर यहाँ से डिलीट होगा और ये हमारा फ्रंट होगा और ये रेयर होगा, ओके। मतलब रेयर जस्ट लाइक अ टॉप इन द स्टैक और फ्रंट भी रहेगा तो दोनों रहेंगे। तो यहाँ से डिलीट होगा, इंसर्ट हमारा रेयर से होगा, डिलीट हमारा फ्रंट से होगा, ओके। जैसे क्यू इन ATM सेंटर या फिर सिनेमा हॉल, तो यहाँ पर ATM है, जो पहले आएगा वो पहले पैसे निकाल लेगा, ये बाद में, फिर ये बाद में, ऐसे काम होगा। तो यहाँ पर 7, 2, 6, 9, 1 एंटर किया। अगर मुझे एक और डेटा एंटर करना है तो रेयर पर एंटर होगा, डिलीट करना है तो फ्रंट से डिलीट होगा, या डिस्प्ले करना है तो फ्रंट से डिस्प्ले होगा। अब एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है, एरे तो पुराना ही है हमारा। यहाँ पर हमारा पर्सर कहाँ चला गया, इसको भी गर्मी लग गई है। एरे तो हमारा पुराना वाला फंडा है। अरे यार क्या हो जाता है कभी कभी। एरे हमारा पुराना वाला फंडा है, रिकॉर्ड यहाँ पर नया आ जाता है। तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड के बारे में भी समझना है। मैंने अलग से रिकॉर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा कंपैरिजन में लेकर आ गया, राइट। तो रिकॉर्ड को आप अलग से याद भी कर सकते हो। अरे मतलब इसका क्वेश्चन ये है, मैं सोचा था क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन है ना, राइट एनी टू डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन रिकॉर्ड एंड लीनियर एरे। तो लीनियर एरे में जो भी यहाँ पर बात होंगी वो सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम कर चुके हैं। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, पुरानी बात हो गई। डेटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द सेम डेटा टाइप, ये भी पुराना हो गया। नेम एरे कैन बी यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। से एरे हैव द लोकेशन एंड दीज आर नंबर्ड। और मतलब जो लोकेशंस होती हैं उनका नंबर स्पेसिफिकली रहता है। एवरी लोकेशन इन द एरे ऑफ सेम डेटा टाइप, तो बात वहीं सराउंडिंग ही घूम रही है। एरे हैव लोकेशन एंड दीज आर नंबर्ड। एवरी लोकेशन इन द एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, तो इसमें से ऐसा केवल 2 ही लिखने या 3 लिखने जो आपको प्यारे लगें उन्हें आप लिखिए जो समझ में आ जाए। वैसे तो एक ही पॉइंट को बार बार वो मूव कर रहे हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज़ ऑफ अ गिवन एंटिटी। तो ये क्या है, एक जो रिकॉर्ड होता है, जैसे हमने
ये एंटर किया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड बन गया 1 ABC और 50, राइट। तो इसमें क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पर सेम डेटा टाइप था, यहाँ डिफरेंट डेटा टाइप भी होने की पॉसिबिलिटी है और होता ही है। डेटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर बिट ऑफ डेटा ऑफ द मल्टीपल डेटा टाइप इन फील्ड रिकॉर्ड कैन बी used to store a collection of data of the different data type, यहाँ पर सेम, यहाँ पर डिफरेंट, ओके। रिकॉर्ड हैव द फील्ड एंड दीज आर नेम्ड, और यहाँ पर वो नंबर्ड में होते हैं, यहाँ नेम में होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसका नाम है रोल नंबर, यहाँ ABC है इसका नाम है नेम, 50 है इसका नाम है मार्क्स। लेकिन एरे में अगर यही होता तो ये 1 है 0 पोजीशन पे होता, ये 1 पोजीशन पे होता, ये है 2 पोजीशन पर होता, मतलब नंबर उसकी पोजीशन होती, और यहाँ पर सेम डेटा होना चाहिए था एरे के केस में। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। एवरी फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप, तो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर सेम होगा। रिकॉर्ड हैज़ फील्ड एंड दीज आर नेम्ड, एवरी फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप। अब जैसे रोल नंबर है, यहाँ 1 आ गया, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, फील्ड नेम एक ही है, वैल्यूज़ आर डिफरेंट, नेम है XYZ दे दिया, ओके, अमन दे दिया, ऐसे नाम दे सकते हैं, 20, 40, 50, फील्ड एक रहेगा, वैल्यूज़ उनमें मल्टीपल जा सकती हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया। अगर सपोज स्पेसिफिकली ओनली रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है तो भी आप ये पॉइंट्स लिख दोगे, व्हाट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे मैं रिकॉर्ड अलग से भी कराऊंगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लीजिए कितनी बार ये रिपीट हुए हैं। आपको इसका ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है, तो इसे स्पेसिफिकली सीखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। जल्दी से कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पर, और ये हमने डिज़ाइन भी किया है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज ये है, तो हमने क्या किया, इसे पॉइंट आउट किया, इसे लिया और इसके 2 पार्ट्स बना दिए, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, ओके। अब इस पार्ट में जो है ये वाला पार्ट आएगा। अब इस पार्ट को भी हमने ये वाला ले लिया, ओके, इसके भी 2 पार्ट बना दिए, ये पार्ट और ये पार्ट। अब इसमें भी बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ले लिया, और 3 इंटू आर। अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तो 3 इंटू आर हो जाएगा, 3 इंटू आर। फिर आपका ये वाला आएगा डिवाइड, फिर 5 इंटू टी, 5 इंटू टी, देखो फॉर्म भी हो रहा है सिंपली, एंड फिर आएगा माइनस, तो ये हमारा इतना हो गया। फिर इधर आर प्लस और ये चीज़ आ जाएगी Q इंटू 3। तो एक तरह से ये मतलब क्रॉस चेकिंग हो गई कि ये सही है या नहीं। तो अभी सपोज मुझे खुद से बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, सपोज ये मैंने इसे हाइड कर दिया, अभी मुझे इसे खुद से बनाना है। अब खुद से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स हो गए। अब इस पार्ट में ये आ गया, अब इस पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है ये, राइट। अब इधर आपका देखा जाए तो 3R, मुझे यहाँ पर 3R लिखना है। अब मैं सीधे सीधे 3R तो नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3R को भी 3 और R के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर R हो गया। देखो आ गया स्ट्रक्चर। फिर अगर हम इधर गए, यहाँ 5T है, तो 5T में जो है मल्टीप्लाई है बीच में, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर T आ जाएगा। अगर हम इधर आए तो इधर ये वाला प्लस, तो इधर R आ गया, और इधर जब हम जाएंगे तो ये अगेन 2 चीज़ें आ गई। तो ये पावर वाला साइन है, तो पावर का साइन हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर Q हो गया और इधर हमारा 3 हो गया, बन गया स्ट्रक्चर, राइट। सेम हम अगर आप देखोगे तो यही सेम स्ट्रक्चर था इसके पीछे। अब हम इसे जो ऑलरेडी ड्रॉ है उसे ना देखकर हम क्या करेंगे, अगेन इसे हाइड कर लेंगे और इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन देखो, यहाँ कहीं असाइन नहीं हो रही थी स्टेटमेंट, यहाँ पर असाइन हो रही है। तो
तो हमने इज इक्वल टू ले लिया और इधर ले लिया हमारा एफ और इधर पूरी कहानी चलेगी, है ना। तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, सपोज इज इक्वल टू लिया तो इधर तो आ गया एफ और इधर हमारी पूरी स्टोरी वेट कर रही है इसके लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा चलेगा, ये वाला स्लेस। अब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, इधर a माइनस बी तो माइनस ए और बी, a माइनस बी हो गया और इधर हमारे पास ये पूरा है। तो इधर ये जो है प्लस वाला ले लेंगे हम फंडा, इधर h आ जाएगा, इधर ये दो चीज़ आ जाएंगी मल्टीप्लाई p और m, है ना इजी। ओके, तो अगर आप ये नोटिस करोगे तो यही निकल कर आएगा, देखो ये है ना एक। तो इस टाइप से बस थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, टाइम जा रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमने ये इज इक्वल टू को ले लिया, है ना, कलर थोड़ा चेंज कर दें, इज इक्वल टू ले लिया, इधर ई निकल गया और इधर से हमने पूरा लिया पहले एस्ट्रिक साइन को। तो एस्ट्रिक के दो पार्ट्स हो गए, ये वाला पार्ट, इधर हमने माइनस ले लिया तो इधर सी निकल गया और इधर हमारा ये वाला पार्ट आया तो इधर हमने इसे साइड कर लिया। आई नो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये समझ में आया या नहीं, तो सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ये केवल रिवीजन टाइप है। यहाँ पर अगर हमने देखा तो हमने ये वाला एस्ट्रिक ले लिया, ये वाला एस्ट्रिक, तो इसके दो पार्ट्स निकाल दिए, इधर ये वाला पार्ट तो इधर प्लस ले लिया, इधर बी आ गया, ये वाला बी, और इधर अगेन ये 2 इंटू ए ले लिया, राइट। इधर हमने यहाँ पर ये पावर वाला ले लिया, इधर 3 निकल गया, इधर ये पूरा डेटा आ गया तो माइनस लिया, इधर डी निकल गया और इधर 5f ये वाला बन गया, है ना इजी। पर एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको। वैसे तो दो हैं, आप आंसर यहाँ पर हाइड करके निकालने की कोशिश कीजिए, आई थिंक निकल आएगा। और ये वाला मैं एक बार और करता हूँ लास्ट खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जैसे हमने इज इक्वल टू ले लिया, राइट, तो इधर लेते हैं, इज इक्वल टू ले लिया तो यहाँ तो y आ जाएगा और यहाँ पर ये पूरा पार्ट आ जाएगा। अब इस होल पार्ट में देखा जाए तो ये वाला पहले सॉल्व होगा क्योंकि पूरे पे ये लगा हुआ है, तो एरोस मतलब ये पावर का साइन है, तो इधर अगेन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इधर अगर आप देखो जाए तो ये पूरा आने वाला है, तो यहाँ पर ये प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो इधर हमारा आ जाएगा ये वाला पूरा पार्ट। तो इधर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर माइनस को हमें लेंगे, इधर सी हो जाएगा और इधर a माइनस बी, तो इधर अगेन माइनस आएगा और a माइनस बी हो जाएगा, राइट। और इधर ये प्लस वाला सिनेरियो, ये ब्रैकेट, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस में c इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर a प्लस बी सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा, इधर आपका a और इधर b, राइट। तो आई होप ये तो आएगा ही आएगा, इसका प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा। तो DS हमारा वन शॉट क्लियर हो गया। आई थिंक ये 1.5 आवर का वीडियो या 1 आवर 25 मतलब 1 आवर 45 मिनट मतलब 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो गया। HTML भी हमने 2 आवर्स में कंप्लीट किया, तो ये 4 आवर्स में आपका DS इतना कर लोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद कर लेना। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब मैं लेकर आऊँगा C++ वाला। ओके, चलो वेट फॉर C++, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।